Hey guys, my name is Dr. Shubham Mule and welcome back to BioCatta. So guys, आज से जो है हम चालू करने वाले एक नई सीरीज। जी हाँ, एक नई सीरीज जिसका नाम है NCERT बायोलॉजी पॉडकास्ट सीरीज फॉर नीट। जी हाँ, इसमें जो है हम जो है NCERT बायोलॉजी का पूरा जो बुक है वो पॉडकास्ट के थ्रू जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक NCERT की लाइन टू लाइन बायोलॉजी की जो है मैं आपको इस पॉडकास्ट के जरिए जो है बताने वाला हूँ। तो जिन बच्चों को मालूम नहीं है कि पॉडकास्ट क्या होता है तो उन बच्चों को बता दूं, पॉडकास्ट एक ऑडियो प्लेटफॉर्म होता है। जैसे आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे, अपने आईपैड पे म्यूजिक सुनते हो हेडफोन लगा के, वैसे ही आपको करना है। सिर्फ हेडफोन लगाने हैं और आप पूरा NCERT जो है अच्छी तरह से अपने दिमाग में इमेजिन करके पूरा रिवाइज कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ पढ़ के हम थक जाते हैं, तो इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, गाने सुनते हैं या फिर हमारा ध्यान जो है दूसरे चीजों में लगा देते हैं। लेकिन जो मेरे डेडिकेटेड बच्चे हैं जिनको डॉक्टर बनना ही है, उनके लिए है ये सीरीज। जी हाँ, जो दिन रात मेहनत करके अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं वो इस पॉडकास्ट को कभी भी, जब भी वो पढ़ पढ़ के थक जाए, जब भी वो बोर हो रहे हो या जब भी वो ट्रैवल कर रहे हो और उनको रिवाइज करना हो, उनको बस यही करना है कि ये हेडफोन लेने हैं, मोबाइल में डालने हैं और अपने कानों में लगा के पूरा NCERT जो है रिवाइज करना है। सो गाइज, ये जो सेशन है हमारा, ये जो सीरीज है, हम चालू करने वाले हैं फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन। क्योंकि देखा जाए तो ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है कैरी करता है फॉर नीट, लगभग 20%। ओके, और इसीलिए जो है हम ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन से चालू होने वाले हैं और धीरे धीरे पूरी NCERT जो है हम रिवाइज करने वाले हैं। सो गाइज, हमारा आज का पहला चैप्टर है, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन शुरू करने से पहले आप सबको इस सीरीज चालू होने की खुशी में प्लीज यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। कुछ नया आपके लिए करने जा रहा हूं तो आपका सपोर्ट भी उतना ही बनता है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको पसंद आ रहा है, तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो। सब्सक्राइब करना ना भूले। और चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो गाइस, देखा जाए तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट लगता है। ठीक है, अगर मुझे मेरे गली से, मेरे घर से मेरे गली के नुक्कड़ तक जाना है तो मुझे कुछ ना कुछ साधन लगेगा। एक तो आप कहेंगे, सर आपके पैर है ना, साधन की क्या जरूरत है। सपोज मेरे पैर नहीं है या फिर सपोज मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं गाड़ी पे जाऊंगा, ठीक है, मैं साइकिल पे जाऊंगा, मैं रिक्शा से जाऊंगा। तो कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम जो खाते हैं, ठीक है, इसी की तरह हम जो खाते हैं, जैसे कि फूड जो हम खाते हैं, ऑक्सीजन जो हम नोज के थ्रू लंग्स के अंदर लेते हैं, और हम सबको मालूम है कि एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए हमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज की कितनी आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये आवश्यकता जो है, ये जो नीड जो है सेलुलर लेवल तक होती है। ठीक है, सेलुलर लेवल से होती है और इन्हीं जो आवश्यकता वाली चीजें हैं उन तक पहुंचाने के लिए भी हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेशलाइज सिस्टम है जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, देखो, पक्का माल जब बनाना होता है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड जब बनाना होता है तो उसके लिए कच्चा माल लगता है। ठीक है, और ये कच्चा माल जो होता है वो होता है मोस्टली ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी ये लगता है और इसी के थ्रू जो है पूरा जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो चलता है और इसी के लिए हेल्प करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम, दैट इज सर्कुलेशन सिस्टम। सबसे पहले ब्लड के बारे में बात की जाए तो ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और ये इतना स्पेशल क्यों? क्योंकि इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच इज मोस्टली कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, ऑफ प्लाज्मा, देन ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स यानी कि सेल्यूलर एलिमेंट्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड है। जी हाँ, जो कि लगभग 55% ऑफ द ब्लड जो है होता है। और ये 55% जो प्लाज्मा है, इसका 90 to 92% जो है, ठीक है, 90 to 92% जो है वो मोस्टली बना हुआ होता है ऑफ वाटर, पानी होता है 90 to 92%। और बाकी जो हिस्सा बचा है, दैट इज 6 to 8%, वो कैरी करता है क्या? वो कैरी किया जाता है बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स। और बाकी 1 से 2%, ठीक है, लेस देन 1% जो है वो करते हैं मिनरल्स। ठीक है, वो पार्ट जो है कैरी करते हैं मिनरल्स।
तो सबसे पहले बात की जाए इन प्लाज्मा प्रोटीन्स की, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स, कुछ फेमस प्लाज्मा प्रोटीन जो कि सबसे ज्यादा काम में आते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के, वो होते हैं मोस्टली फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स एंड अल्ब्यूमिन्स। तो यहाँ पे बात की जाए तो फाइब्रिनोजेन के बारे में बात की जाए तो इसका मेन फंक्शन जो होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जी हाँ, क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में जो है ये मोस्टली हेल्प करता है। देन ग्लोब्यूलिन्स की बात किया जाए तो ये जो है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म संभालता है, हमारा पूरा जो है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी जो है ये इसके हाथ में होता है। देन अल्ब्यूमिन की बात की जाए तो इट हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस एंड ऑस्मो रेगुलेशन। साल्ट और वाटर के बीच में का जो मेंटेनेंस होता है वो मेंटेन रखने में, ठीक है, उसे कंट्रोल में रखने में हमें कौन हेल्प करता है, दैट इज अल्ब्यूमिन। ओके, और ये जो होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी होते हैं लाइक सोडियम आयन, देन कैल्शियम आयन, देन मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ठीक है, उसके साथ साथ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ये सारा कंटेंट भी जो है प्लाज्मा में होता है। सो देखा जाए अगर हम प्लाज्मा में से कुछ क्लॉटिंग फैक्टर जो है, क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं जो कि फाइब्रिनोजेन के साथ साथ जो है ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। अगर वो क्लॉटिंग फैक्टर को हम अपने प्लाज्मा से निकाल दे तो हम प्लाज्मा को क्या बुलाएंगे, हम प्लाज्मा को बुलाएंगे सीरम, ठीक है, सीरम बुलाएंगे, ठीक है, श्री राम के जैसा सीरम बुलाएंगे अगर उसमें से हम क्लॉटिंग फैक्टर जो है निकाल दे। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो बहुत बार अब तक पूछा गया है। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द सिल्वर एलिमेंट्स। तो सिल्वर एलिमेंट्स कैरी करता है ब्लड का हिस्सा लगभग 45%, क्योंकि 55% कौन कैरी करता है, प्लाज्मा, ठीक है। तो ये फॉर्म एलिमेंट्स यानी कि सिल्वर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये मोस्टली होते हैं एरिथ्रोसाइट्स दैट इज आरबीसी, देन डब्ल्यूबीसीज यानी कि क्या ल्यूकोसाइट्स, एंड देन थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि क्या प्लेटलेट्स। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट्स है ऑफ द ब्लड। तो इनमें से सबसे ज्यादा क्वांटिटी में दैट इज मोस्ट अबाउंडेंट ऑफ द सेल, ठीक है, मोस्ट अबाउंडेंट ऑफ दिस ऑल कौन होता है, दैट इज आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट, जो कि लगभग 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन होता है इन अ मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, इन 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड, ठीक है। 1 मिलीमीटर क्यूब हम वॉल्यूम ले ब्लड का, तो और उसमें के सेल हम आरबीसी हम काउंट करें तो कितना काउंट निकलेगा, लगभग 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। और ये जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पस्कल्स, ये कहां पे तैयार होती है, तो देखा जाए तो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में ये तैयार होती है इन रेड बोन मैरो। और इन अब जो हम एम्ब्रियो होते हैं या हम इन्फेंट होते हैं तब ये तैयार होती है मोस्टली इन स्प्लीन एंड इन लीवर, ओके। और बड़े होने के बाद ये फॉर्म होती है इन रेड बोन मैरो। अगर आपको अभी कभी कभी क्वेश्चन गिरता होगा ना कि मतलब आरबीसीज को रेड ब्लड कार्पस्कल क्यों कहते हैं, इनको जो ये रेड कलर है कहां से मिलता है, तो इनको जो ये रेड कलर है वो मोस्टली मिलता है थ्रू द हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है ये क्या है, एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि आरबीसीज में मोस्टली पाया जाता है, जो कि रेड कलर का होता है, और इसी के वजह से हमारी आरबीसीज जो है वो रेड कलर की होती है, ठीक है। और नॉर्मल शेप हम आरबीसीज का देखें तो वो कौन सा होता है, वो मोस्टली होता है बायकॉन्केव शेप। जी हाँ, बायकॉन्केव शेप के जो है हमारी मोस्टली जो है आरबीसीज होती है। अगर हम हेल्दी इंडिविजुअल का इस हीमोग्लोबिन काउंट करें तो वो मोस्टली होता है लगभग 12 to 16 grams, ओके, पर 100 ml ऑफ द ब्लड इन मोस्टली इन, ठीक है, अडल्ट मेल। और अगर हम फीमेल की बात करें तो वो मोस्टली होता है लगभग 11 to 14 या 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड। और ये जो है इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस दैट इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोस्टली ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर जो देखो जो आया है उसको तो जाना पड़ेगा, जिसने जन्म लिया है उसको कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा। ऐसे ही आरबीसीज अगर जन्म ले रही है तो उसको भी कभी ना कभी जाना पड़ेगा। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है अराउंड 120 डेज। 120 डेज के बाद ये अपने आप अपने जो है स्मशान भूमि में चली जाती है, ठीक है, स्मशान भूमि में चली जाती है और वहां पे ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है। और वो मोस्टली कहाँ हो जाती है, इन स्प्लीन, ठीक है। इसलिए जो है हम स्प्लीन को जो है क्या कहते हैं, हम स्मशान भूमि कहते हैं, यानी कि क्या,
ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। और यहीं पे जो है हमारे आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और वो कहाँ पे भेजी जाती है? टू द लीवर, टूवर्ड्स द लीवर। ओके, और लीवर में क्या होता है? इससे बनते हैं बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, जो कि बाइल पिगमेंट है, और इसी से हमारे फेसिस को जो है येलो कलर जो है मिल जाता है। अब दूसरे फॉर्म एलिमेंट्स की हम बात करें, सो दैट इज ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स जो जिसे हम क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये व्हाइट कलर की है, आरबीसी रेड कलर की थी। तो ये जो है व्हाइट कलर की क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली इनमें जो है हीमोग्लोबिन जो है प्रेजेंट नहीं था। और एक इंपॉर्टेंट फीचर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आपको बताऊं तो आरबीसी में पूरी सेल के अंदर की जगह तो है मोस्टली कैरी करता है हीमोग्लोबिन, इसलिए आरबीसी में जो है न्यूक्लियस जो है आपको नहीं मिलेगा। लेकिन डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो डब्ल्यूबीसी में आपको मिलेगा हीमोग्लोबिन। तो देखा जाए, दे आर कलरलेस, दे लैक हीमोग्लोबिन, दे आर न्यूक्लिएटेड, ओके, एंड दे आर मच मोर लेसर इन नंबर एज कंपेयर टू आरबीसी, जो कि लगभग इनके एवरेज नंबर होता है 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। सो ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, उनकी लाइफ स्पैन जो है मोस्टली होता है 10 to 14 डेज के आसपास, और उसके बाद जो है ये डिसइंटीग्रेट जो है हो जाती है। देखा जाए तो ये डब्ल्यूबीसी जो है दो टाइप की आपको मिलेगी, एक होती है ग्रैनुलोसाइट और दूसरी होती है अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट को ग्रैनुलोसाइट क्यों कहेंगे? तो ग्रैनुलोसाइट के साइट जहाँ पे ये जो सेल होती है, इनके सेल में जो है आपको ग्रैन्यूल्स नजर आएंगे, ठीक है, ग्रैनुलर एक पैटर्न नजर आएगा, और इसी की वजह से जो है इन्हें हम कहते हैं ग्रैनुलोसाइट, जिसमें आता है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और अग्रैनुलोसाइट्स में, जिनमें हम ये ग्रैनुलर पैटर्न हम उनके साइटोप्लाज्म में हमें नहीं दिखेगा, वो होते हैं मोस्टली लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। सो यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहले बात की जाए न्यूट्रोफिल्स की, तो दे आर द मोस्ट अबाउंडेंट सेल्स, ठीक है, ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, जो कि लगभग कैरी करते हैं 60 to 65% ऑफ द डब्ल्यूबीसी। एंड सबसे कम होते हैं यहाँ पे बेसोफिल्स, जो कि लगभग कैरी करते हैं 0.5 to 1% अमॉन्ग देम। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट जो है, मोनोसाइट लगभग कैरी करते हैं अराउंड 6 to 8%। दे आर फाइगोसाइटिक सेल, ठीक है, दे डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स जो कि बॉडी में एंटर करते हैं, उसे मारने का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं? मोस्टली न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, नमो, ठीक है। देन बेसोफिल्स क्या करते हैं? बेसोफिल्स दे सीक्रेट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, ठीक है, जो कि इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस में हमें काम आते हैं। और फिर बात करें इओसिनोफिल्स की, जो कि कैरी करते हैं 2 to 3% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। वो मोस्टली हेल्प करते हैं टू रेजिस्ट इन्फेक्शंस और एलर्जिक रिएक्शन में जो है वो हमें मोस्टली मदद करते हैं। देन लिम्फोसाइट्स, जो कि लगभग सेकंड मोस्ट अबाउंडेंट सेल्स है ऑफ डब्ल्यूबीसी, दैट इज 20 to 25%, जो कि हमें दो फॉर्म में मिलती है, दैट इज इन अ बी फॉर्म एंड इन अ टी फॉर्म, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स यानी और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और ये दोनों जो है रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर आवर इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए। अब बात करते हैं तीसरे सेल की ऑफ हमारे सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड की, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स को हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, और ये किससे बनी होती है? एक स्पेशल टाइप के सेल्स जो है उसके एक फ्रैगमेंट से बनी होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, जो कि एक स्पेशल सेल है इन अ बोन मैरो, ठीक है। लगभग अगर काउंट की बात करें प्लेटलेट्स की, तो ये 1.5 लाख या 3 लाख के आसपास जो है पर मिलीमीटर क्यूब जो है आपको मिलेंगे। और ये क्या करते हैं? प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? तो इट रिलीजेस वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, ओके, इन अ बॉडी, इन अ ब्लड, और उसमें से है ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर प्लेटलेट्स की मात्रा जो है कम हो जाती है बॉडी के अंदर, तो हमें बहुत सारे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, एज लाइक हीमोफीलिया, जो कि लीड करते हैं टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। चलिए अब बात करते हैं ब्लड्स ग्रुप के बारे में। एज वी ऑल नो, हर एक ह्यूमन बींग का ब्लड जो है मोस्टली लाल कलर का ही होता है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है डिसिमिलरिटी जो है इनमें रहती है, और वो डिसिमिलरिटी जो है वो फाइंड आउट की गई थी एक साइंटिस्ट के द्वारा, जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर। जी हाँ, और उन्होंने जो है ये ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है वो फाइंड आउट की। तो सबसे पहले और सबसे फेमस जो है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और मोस्टली यूज्ड है बाय द साइंटिस्ट और बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें सबसे पहले आती है एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम एंड देन आरएच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। एंटीजेंस क्या होता है? दे आर द केमिकल्स दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी।
कोई भी एक केमिकल जो हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जो है इंड्यूस कर दे, हमारे इम्यून सिस्टम को जो है एक्टिवेट कर दे, उसे हम एंटीजेंस कहते हैं। और इसके दो टाइप होते हैं मोस्टली, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ठीक है। और ये दूसरे एक फैक्टर पे भी डिपेंड होती है, दैट इज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, ठीक है। टू नेचुरली एंटीबॉडीज जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, दैट इज एंटी ए एंड एंटी बी, ठीक है। और ये क्या होती है, ये जो होती है, ये क्या होती है कि अगर हमारे कोई बॉडी में एंटीजन आ जाता है तो उसके अगेंस्ट जो है एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है हमारे बॉडी में, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज, जो कि हमारे शरीर की रखवाली होता है, ठीक है। रखवाली करने के लिए मोस्टली जाना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम में आपको 4 ब्लड ग्रुप मिलेंगे, दैट इज ए बी एंड ओ, ओके। ए बी एंड ओ, ओके। तो ए बी में जो है एंटीजन होता है आरबीसी। ए में सबसे पहले होता है ए, देन बी में कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है। एंटीबॉडीज जो होती है ए में होती है एंटी बी, ठीक है, और बी में होती है एंटी ए। और ये जो है किन किन लोगों को जो है ब्लड जो है अपना डोनेट कर सकते हैं, दैट इज ए वाले जो है ए एंड ओ वालों को, ठीक है। मतलब इनको जो है कौन से ब्लड ग्रुप जो है डोनेट कर सकते हैं, ए वाले खुद इनको डोनेट कर सकते हैं और ओ वाले कर सकते हैं। देन बी की बात करें तो बी वालों को बी कर सकते हैं, ठीक है। बी वाले को बी वाला कर सकता है और ओ भी कर सकता है। देन स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है, स्पेशल नहीं लेकिन थोड़ा सा यूनिक, दैट इज ओ एंड ए बी, ठीक है। इनके ऊपर जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि ए बी की बात करें तो इनके आरबीसी के सरफेस के ऊपर दोनों जो है एंटीजन जो है प्रेजेंट रहते हैं और कोई भी एंटीबॉडी जो है प्रेजेंट नहीं होती है। देखो, अगर एंटीजन प्रेजेंट रहा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो प्रिपेयर हो गई तो वहां पे क्या होगा, इन दोनों में जो है लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। और वहां पे क्लम्पिंग ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी होगा, ठीक है, एग्लूटिनेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या एग्लूटिनेशन होगा उनका, ठीक है, जम जाएगा वहां पे ब्लड, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी जो है मोस्टली नहीं होती। और एबी वालों को जो है कौन ब्लड दे सकता है, दैट इज एबी वाले खुद। देन ए वाला अलग से दे सकता है, बी वाला दे सकता है और ओ वाला तो देगा ही देगा। अगर हम बात करें ओ की, तो ओ को जो है मोस्टली यूनिवर्सल डोनर कहा गया है, क्योंकि ये सारे ब्लड ग्रुप वालों को जो है ब्लड जो है दे सकते हैं। लेकिन मोस्टली पॉजिटिव और नेगेटिव ये सवाल है जो हम आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जब हम अभी सीखने वाले हैं उसमें हमें पता चलेगा। तो ओ ब्लड ग्रुप में ऐसा क्या स्पेशल है, तो देखा जाए तो ओ ब्लड ग्रुप वालों के आरबीसीज में, ठीक है, कोई भी एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। उनमें दोनों एंटीबॉडीज जो है प्रेजेंट होती है, दैट इज एंटी ए एंड एंटी बी, ठीक है। दोनों एंटियां प्रेजेंट होती है, ओके। सो और इनको जो डोनेट कर सकता है वो कौन, खुद ओ। सिर्फ इनको जो डोनेट कर सकता है कौन, ओ को ओ ही डोनेट कर सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर जो होगा वो होगा ओ, और सबसे लेने वाला कौन होगा, जो दूसरों को देता नहीं है, सबसे लेता रहता है, ठीक है। ऐसा कंजूस दोस्त जो होता है अपना, तो कंजूस दोस्त जो है यहाँ पे कौन है, कंजूस वाला ब्लड ग्रुप है वो कौन है, ए बी जो है हमारा कंजूस वाला ब्लड ग्रुप है। चलिए बात करते हैं अबाउट एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो, दैट इज आरएच इनकम्पैटिबिलिटी और आरएच मिसमैचिंग। क्या होगा अगर एक आरएच नेगेटिव पर्सन का ब्लड आरएच पॉजिटिव पर्सन के ब्लड के साथ एक्सपोज हो जाए। उस आरएच नेगेटिव पर्सन के ब्लड में इस एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो जाएंगी और वो उस पर्सन के या उस ब्लड के एंटीजेंस को यानी कि आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके एक स्पेशल केस भी है। अगर देखा जाए एक मदर है, प्रेग्नेंट मदर, उसका ब्लड ग्रुप जो है आरएच नेगेटिव है, और देखा जाए उसका जो फीटस है, उसके अंदर जो फीटस है उसका ब्लड जो है वो आरएच पॉजिटिव है। देखो, देखा जाए तो इन दोनों का जो ब्लड है वो इंटरमिंगल नहीं होता है, इंटरमिक्स नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों जो है सेपरेटेड होते हैं बाय द प्लासेंटा। लेकिन देयर इज एन स्लाइट चांस, ठीक है, वहां पे एक स्लाइट चांस होता है कि अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द डिलीवरी, ठीक है, ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, ड्यूरिंग द डिलीवरी, इस बच्चे का ब्लड जो है आरएच पॉजिटिव ब्लड जो है एक्सपोज हो जाए टू द आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर, क्या होगा, जैसे ही ये एक्सपोज हो जाएगा मदर के अंदर जो है इस एंटीजन के लिए, आरएच पॉजिटिव ब्लड के लिए जो है एंटीबॉडी जो है प्रिपेयर होना चालू हो जाएगी और प्रिपेयर हो जाएंगी। फर्स्ट डिलीवरी जो है नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन सेकंड डिलीवरी के टाइम जो है वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो मदर से फीटस जो है एंटीबॉडी जो है ट्रांसफर होती है थ्रू द प्लासेंटा, और जैसे ही अगर सेकंड टाइम, ठीक है, सेकंड
प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर उस बच्चे का ब्लड अगेन पॉजिटिव रहा और ये यहाँ पे जो एंटीबॉडी जो है उस बच्चे के बॉडी के अंदर जो है उसने एंट्री कर ली, तो वो क्या कर देगा, अटैक कर देगा उस बच्चे की आरबीसीज के ऊपर, ठीक है, अटैक कर देगा और उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि उस बच्चे के अंदर जितने भी आरबीसीज है वो क्या हो जाएगी, सडनली बहुत उसका नंबर जो है कम हो जाएगा। और जब भी आरबीसीज कम होती है, जब भी ब्लड की मात्रा जो कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया। तो वो फीटस जो है एनीमिक हो जाएगा। और अगर इनका डिस्ट्रक्शन ऐसे ही बढ़ता रहा तो यहाँ पे आरबीसीज डिस्ट्रक्ट होके वो किस में तब्दील हो जाएंगी, इन बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, जो कि बाइल पिगमेंट से वो डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे इन योर स्किन एंड अदर ऑर्गन्स, और उस कंडीशन को हम कहते हैं जॉन्डिस, ठीक है। और ये अगर बढ़ता रहा तो लिवर सिरोसिस हो सकता है और उस फीटस की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए जो है इस कंडीशन को जो है हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। और ये अवॉइड किया जा सकता है बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी-RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। अब बात करते हैं अबाउट द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। देखो हमें कभी भी अगर चोट लगती है तो चोट लगने के बाद उसमें से है थोड़ा ब्लड जो है लॉस हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वहां पे जो है एक रेडिश ब्राउन कलर का, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्कम जो है फॉर्म होता है, ठीक है। और उसे हम कहते हैं क्लॉट और कोएगुलम, ठीक है। मेनली ये क्या होता है, क्लॉट और कोएगुलम जो है इट्स अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फाइब्रिन्स विद द प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये फाइब्रिन जो है किससे बना होता है, ये बना हुआ होता है ऑफ बाय द फाइब्रोनोजन, ठीक है, फाइब्रोनोजन से ये बना हुआ होता है, ठीक है। और ये जो है फाइब्रिनोजन जो है फाइब्रिन में तब्दील होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन की मदद से जो है हेल्प हो जाते हैं, ठीक है, मदद से जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं ना फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन जो है विद डेड सेल्स विद प्लेटलेट जो है ये जो क्लॉट और ये कोएगुलम जो है फॉर्म करती है। और ये जो थ्रोम्बिन है ये बनता है बाय द प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन ये इनएक्टिव फॉर्म है और थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म है, और ये बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेस इज वेरी एसेंशियल टू कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, जो कि कन्वर्ट करने वाला है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, और फाइब्रिन अलॉन्ग विद डेड सेल्स क्लॉट, ठीक है। डेड सेल्स जो है फाइब्रिन नेटवर्क है फाइबर्स के साथ, प्लेटलेट्स के साथ, वहां पे क्या है, क्लॉट जो है बनाने वाली है। तो ये सारी जो प्रोसेस है ये जो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे है, इसमें जो है बहुत सारे फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैस्केड मैकेनिज्म है, कैस्केड मतलब क्या, चेन लाइक जो है मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। और ये हमें बहुत ही हेल्प करता है टू अवॉइड लॉस ऑफ ब्लड। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो होता है, जो सबसे पहले इसे स्टिमुलेट करता है, दैट इज प्लेटलेट्स। और एक इसमें जो है कैल्शियम आयन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं, ठीक है, इन इंटर कन्वर्जेंस ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो अब जो है हम बात करने वाले हैं मोस्टली अबाउट दैट इज लिम्फ, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा ब्लड का जो है ओवरऑल जो है हिस्सा जो है खत्म होता है। अब हम बात करेंगे लिम्फ, जो कि अनदर टिश्यू फ्लूइड है जो हमारे बॉडी में जो है मोस्टली पाया जाता है। तो क्या होता है, ब्लड जो है कभी कभी कैपिलरीज के थ्रू जो है टिश्यूज में पास हो रहा रहता है, ठीक है, पास हो रहा होता है विथ सम वाटर एंड अलॉन्ग विथ सम वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, ठीक है। टिश्यू जो फ्लूइड टिश्यू के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उसमें जो है ये चला जाता है, लेकिन इन कैपिलरीज के पोर्स जो है बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल्यूलर कंटेंट यानी कि आरबीसी और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंस होते हैं दैट इज प्रोटीन जो है, ये जो है उस ब्लड वेसल्स जो है पास नहीं हो पाते हैं, और वो जो है ब्लड वेसल्स में ही रहते हैं। और सिर्फ ये जो वाटरी फ्लूइड जो है ये ब्लड वेसल से इन टिश्यू फ्लूइड्स में जाता है, और इसी टिश्यू फ्लूइड्स को या इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम कहते हैं लिम्फ। और यही जो है आगे जाके बनाता है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। और ये क्या करता है, ये करता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू स्पेसेस और टू द सेल्स, ठीक है। और इसको कैरी करने वाली भी एक नेटवर्क होता है सेल जैसा, ठीक है, नेटवर्क होता है वेसल्स का, जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। और इसे जो कैरी करने वाली मेजर वेन्स है जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक वेन, ठीक है, और लिम्फेटिक वेसल्स। और यहाँ पे देखा जाए लिम्फ जो है बिल्कुल कलरलेस है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी आपको हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा, ठीक है, सिर्फ वाटरी कंटेंट होता है। और ये कैरी करता है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। और ये जो है एब्जॉर्ब करता है फैट्स फ्रॉम आवर इंटेस्टाइन, ठीक है। लिम्फ के थ्रू जो है ये एब्जॉर्ब करता है
थ्रू द इंटेस्टाइनल विला, जिसे हम कहते हैं लैक्टियल्स, ठीक है। लैक्टियल जो है प्रेजेंट होती है इन इंटेस्टाइनल विला। तो ये था अबाउट लिम्फ। अब बात करते हैं अबाउट द सर्कुलेटरी पाथवेज, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। तो देखा जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये मोस्टली पाई जाती है इन आर्थ्रोपोडास एंड मोलस्कास, इन विच द ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट, ठीक है, पासेस थ्रू लार्ज वेसल इनटू द ओपन स्पेसेस और इन बॉडी कैविटीज विच वी कॉल्ड इट एज अ साइनसिस, जिसे हम कहते हैं साइनसिस। और एनिलिडा और कॉर्डेट्स में जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है मोस्टली पाई जाती है, जिसमें जो हम जो है हार्ट जो है हमारा ब्लड जो है वो किसमें पंप करता है, ठीक है, ब्लड टू द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में, ठीक है, क्लोज होता है पूरा। और यहाँ पे देखा जाए तो ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इट इज मोर एडवांटेजियस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड, क्योंकि ये जो है ब्लड जो है यहाँ पे प्रिसाइसली जो है फ्लो होता है, ठीक है, और इसकी क्वांटिटी जो है फिक्स रहती है जब तक ये अपने होस्ट तक ना पहुंचे, ठीक है। लॉस यहाँ पे कोई फ्लूइड का नहीं होता है, इसलिए जो है एडवांटेजियस है ओवर द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे देखा जाए तो हार्ट जो है ये भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे। फिशेस को देखा जाए तो इसमें जो है 2 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है, विथ एक एट्रियम एंड एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में देखा जाए और रेप्टाइल्स में देखा जाए तो यहाँ पे 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं विथ 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल। लेकिन रेप्टाइल्स में भी क्रोकोडाइल्स के जो है क्रोकोडाइल्स के अंदर होते हैं 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एज लाइक मैमल्स एंड एज लाइक एव्स, ठीक है। 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पे देखा जाए फिश के बारे में बात करें तो फिश का जो हार्ट है वो मोस्टली जो है पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट इट्स बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे जो ये ब्लड जो है ऑक्सीजन लेता है एट द गिल्स, ठीक है, गिल्स के पास से ऑक्सीजन लेता है और उसे ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन हार्ट जो है पूरी तरह से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पंप करता है, इसलिए इसे इनके हार्ट को जो है वेनस हार्ट जो है कहा जाता है। एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में देखो जो है 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, 2 एट्रिया होता है। लेफ्ट एट्रियम जो है यहाँ पे देखा जाए तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, राइट एट्रियम जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करता है। और वेंट्रिकल, एक ही वेंट्रिकल जो यहाँ पे प्रेजेंट है, वहां पे जो है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम से आने वाला जो ब्लड है वो यहाँ पे जो है मिक्स हो जाता है। इसे हम कहते हैं मिक्स टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि एम्फीबियंस और मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे हार्ट जो है मिक्स ब्लड जो है फ्लो करता है इन ब्लड वेसल्स। अब बात करते हैं अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें होते हैं मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड, जो कि फ्लूइड है और वो पूरी इस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। हार्ट के बारे में बात करें तो इट इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, जो कि सिचुएटेड है इन अ थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द 2 लंग्स। उस जगह को हम मीडियास्टिनम भी कहते हैं। और ये जो है थोड़ा सा टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग, इसलिए लेफ्ट लंग जो है छोटा होता है राइट लंग से, ठीक है। अगर साइज की बात करें तो हार्ट की साइज जो होती है वो होती है अराउंड द साइज ऑफ क्लिंच फिस्ट, ठीक है, बंद मुट्ठी के जितना उसका साइज होता है, ठीक है। और ये प्रोटेक्टेड होता है बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। जिसके आउटर लेयर होता है उसे हम कहते हैं पैराइटल लेयर, और इनर जो होता है उसे हम कहते हैं विसरल लेयर, ठीक है। और इसमें जो होता है इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो अगर हमारे हार्ट के बारे में बात करें तो इसमें होते हैं 4 चेम्बर्स। ऊपर के 2 छोटे होते हैं राइट और लेफ्ट, जिसे हम कहते हैं एट्रियम, और नीचे के 2 थोड़े से बड़े होते हैं और उनकी वॉल जो है थिक होती है, जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ये चारों जो चेम्बर्स है वो एक दूसरे से अलग होते हैं और एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय वॉल्व्स, ठीक है। बिटवीन द राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो मस्कुलर वॉल होती है उसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, और जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है उसे हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम यानी कि पर्दा, ठीक है। तो अब देखा जाए तो ऊपर के 2 राइट और लेफ्ट एट्रियम नीचे के 2 वेंट्रिकल से भी अलग होते हैं। इनके बीच में भी एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। लेकिन इस सेप्टा में ओपनिंग्स भी प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू जो है ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाता है, लेकिन नॉर्मली ये जो है बंद रहती है, ठीक है। अब बात करें अगर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की, इसके बीच में जो ये सेप्टम है, ठीक है, इट इज गार्डेड बाय 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प्स, जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और
लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में इट इज गार्डेड बाय टू मस्कुलर फ्लैप्स एंड कर्व्स, जिसे हम कहते हैं बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल, ठीक है, जो कि क्या करती है, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रियम प्रिवेंट करने का काम करती है। और अलग अलग तरह के दूसरे ओपनिंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पल्मोनरी वेन्स की, ठीक है, ओपनिंग इन अ राइट वेंट्रिकल और एवोर्टा की ओपनिंग इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल गार्डेड की जाती है। सिमिलर टाइप्स ऑफ वॉल जिसे हम कहते हैं क्या, सेमी ल्यूनर वॉल्स, ठीक है। इस हार्ट में देखा जाए, ठीक है, हार्ट में अलग अलग तरह के जो है मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पूरा जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, किससे बना हुआ होता है, बाय द कार्डियक मसल्स। और हमारा हार्ट क्या करता है, ये करता है पंपिंग ऑर्गन जैसे फंक्शन, ठीक है, पंप करने का ब्लड का काम करता है। तो वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स के बारे में करें तो आज दे आर सो मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया, ठीक है। अब बात करें तो ये जो हमारा हार्ट जो है पंप होता है ड्यू टू स्पेशल टाइप ऑफ कार्डियक मस्कुलर टिश्यू जो कि थ्रू आउट द हार्ट जो है प्रेजेंट होता है। और इसका जो टिश्यू का कुछ पैच जो है वो मॉडिफाइड पैच जो है वो प्रेजेंट होता है इन अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, और उसे हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। और एक थोड़ा सा इसका मास जो है और दूसरी जगह पे देखो गैदर हुआ होता है, वो कहाँ होता है, इट्स सीन इन लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसे हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और इसमें से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है, नोडल फाइबर्स निकलते हैं, बंडल ऑफ फाइबर्स निकलते हैं जो कि वेंट्रिकुलर सेप्टम में से निकलते हैं, तो उसे हम वहां पे बंडल ऑफ हिस कहते हैं। और फिर थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मसल्स और कार्डियक मसल जो है स्प्रेड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स, जिसे हम कहते हैं पर्किंजे फाइबर्स, ठीक है। तो और इन्हीं टिश्यूज की वजह से जो है हार्ट जो है हमारा पंपिंग का फंक्शन करता है। और इसी को हम, और जो हार्ट में जो स्टिमुला जो है एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट होता है वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस नोडल टिश्यू, और वो जनरेट कहाँ पे होता है, इन अ साइनो एट्रियल नोड। और इसलिए हम हमारे हार्ट को क्या कहते हैं, इट इज अ ऑटो एक्साइटेबल ऑर्गन, ठीक है। अब नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल देखा जाए, नंबर ऑफ जो स्टिमुला हर मिनट में जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल टिश्यू में है वेरी करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए एक एवरेज पकड़ ले हम, तो नंबर ऑफ एसए नोड जो है, नंबर ऑफ कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेता है, तो उसका जो नंबर होता है वो आता है अराउंड 70 to 75 बीट्स पर मिनट, ठीक है। इतने बार जो है अपना एक्शन पोटेंशियल जो है ये जनरेट करता है, ठीक है, स्टिमुला जो है जनरेट करता है, ठीक है, एक्साइटेबल जो है एक्साइटेबिलिटी जो है ये जनरेट करता है, ठीक है। और यही रिस्पॉन्सिबल है टू मेंटेनिंग द रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ठीक है। इसलिए हम एसए नोड को क्या कहते हैं, हम एसए नोड को कहते हैं पेस मेकर, ठीक है। अब बात की जाए, ये जो हार्ट है हमारा, ठीक है, इसके ऊपर जो है ये पूरा जो है 1 मिनट में जो है पूरा जो है ब्लड जो है पंप करता है, लेकिन इसके कुछ फेजेस होते हैं, ठीक है। अगर हम चारों चेम्बर्स की बात करें तो वो कभी कभी पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं, कभी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कभी वेंट्रिकुलस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या कभी कभी दोनों रिलैक्स होते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फेनोमेनन है ये पूरा एक साइकिल के थ्रू होता है, ठीक है, रिदमेटिकली होता है, और उससे ये हर 1 मिनट में जो है दोहराया जाता है। हर एक टाइम के बाद जो है पूरा ये सीक्वेंस जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का ये फिर से बार बार होता है, और इसी को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो अगर हम शुरू करें कार्डियक साइकिल तो हम ऐसे शुरू कर सकते हैं कि चारों चेम्बर सपोज कि सारे के सारे चारों जो है रिलैक्स स्टेट में, कोई भी जो है कॉन्ट्रैक्शन में नहीं है, चारों के चारों रिलैक्स है, और इस स्टेज को हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो है ओपन होती है, और ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कैवा जो है लेफ्ट एंड राइट एट्रियम में आ जाते हैं, और एट्रियम से थ्रू द वेंट्रिकल्स में जो है आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेमिलुनर वॉल जो होती है, जो कि एवर्टा और पल्मोनरी वेन्स में प्रेजेंट होती है, वो जो है क्लोज होती है, ठीक है। अब क्या होता है, एसए नोड जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और स्टिमुलेट करता है पूरे कार्डियक टिश्यू को, और फिर क्या होता है, ये सबसे पहले एट्रियम में जो है फैल जाता है, और इसके क्या होता है, एट्रियम का, दोनों एट्रियम का, ठीक है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। और इससे क्या होता है कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वेंट्रिकल्स में जो आने वाला ब्लड है वो इंक्रीज हो जाता है बाय 30%, ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। देन ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, वो कैरी किया जाता है टुवर्ड्स द एवी नोड, ठीक है, और फिर बंडल ऑफ हिस और थ्रू देन बंडल ऑफ हिस से
पूरे परकिंजे फाइबर्स में जो है ये फैल जाता है और फिर क्या हो जाता है, वेंट्रिकल जो है वो अंडर कॉन्ट्रैक्शन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, और जब ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में जाते हैं तब यहाँ के एट्रिया जो होते हैं वो डायस्टोल में जाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी दोनों जो है किसी भी स्टेज में जो है दोनों एक साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ जब क्या होता है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल बढ़ जाता है तो एट्रियम क्या हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर ये रिलैक्स हो जाता है तो इससे क्या होता है कि वेंट्रिकल्स में का प्रेशर जो है बढ़ जाता है और ये जो है इट कॉजेस क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स। ठीक है, ताकि वो जो वेंट्रिकल्स में आया हुआ ब्लड जो है वो वापस एट्रियम में ना जा सके, और इसी प्रेशर की वजह से जो सेमिलिनर वॉल जो है वो जो है ओपन हो जाती है और जिसके वजह से ब्लड जो है वेंट्रिकल से एओर्टा और पल्मोनरी वेन्स में चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल जो होंगे फिर से नॉर्मल हो जाएंगे और फिर से क्या होगा, प्रेशर जो है इनमें का गिर जाएगा और फिर क्लोजर ऑफ सेमिलिनर वॉल्स हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, फिर इट विल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, और फिर से ये सिलसिला जो है पूरी तरह से जो चलता रहेगा। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, और ये जो पूरा सिलसिला है इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, और ये जो सीक्वेंशियल इवेंट है वो साइक्लिकली रिपीट होता है। ठीक है, साइक्लिकली रिपीट होता है और इसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि हार्ट जो बीट करता है वो कितना होता है, 72 टाइम्स पर मिनट, और इस 72 टाइम्स के बीट के दौरान बहुत सारे कार्डियक साइकिल जो है हो जाते हैं, और एक एवरेज हम ड्यूरेशन निकाले कार्डियक साइकिल का तो वो होता है अराउंड 0.8 सेकेंड्स। ठीक है, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल क्या करता है, इट पंप्स अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर हम 1 मिनट में पूरा ब्लड जो है हार्ट कितना पंप करता है ये कैलकुलेट करें, मतलब एक कार्डियक साइकिल में 70 ml। ठीक है, और फिर यहाँ पे कितने बीट्स होते हैं 1 मिनट में, दैट इज 72। ठीक है, तो मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम नंबर ऑफ हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करें तो हमें पूरा कार्डियक आउटपुट जो है आ जाएगा, जो कि अराउंड होता है 5 लीटर्स और 5040 ml। ठीक है, तो ये नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है ऑफ अ हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है, और ये चेंज भी होता रहता है डिपेंड अपॉन फिजिकल एक्टिविटीज जो हम करते हैं। फॉर एग्जांपल लिया जाए तो कार्डियक आउटपुट का जो एथलीट का होता है वो मच हायर होता है एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी मैन ड्यू टू देयर फिजिक। अब ये ईच कार्डियक साइकिल के दौरान ह्यूमन हार्ट जो है अलग अलग साउंड्स निकलता है। ठीक है, जो हम डॉक्टर के पास जो स्टेथोस्कोप होता है उसके थ्रू जो है सुन सकते हैं। तो फर्स्ट साउंड जो आता है जिसे हम कहते हैं लब साउंड, ये किसकी वजह से आता है, ये आता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स। और दूसरा जो साउंड आता है वो आता है डब। ओके, लब डब लब डब लब डब। तो दूसरा जो साउंड होता है डब, वो किसके क्लोजर से आता है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व्स। ये एमसीक्यू जो है काफी बार पूछा गया है एग्जाम पे। अगर आप कभी हॉस्पिटल में गए हो तो आपने ये साउंड जरूर सुना होगा या आपने किसी मूवी में देखा होगा, पीप 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 पी। ठीक है, और पी मतलब क्या, पेशेंट इज गोज इनटू द कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, और ये जो मशीन होती है जो ये पीप 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 साउंड निकालती है, तो उस मशीन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, मशीन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये क्या निकालती है, ये एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर निकालती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। ठीक है, और ये एक पैटर्न जो है ये फॉलो करता है। ठीक है, और जिसमें जो है तरह तरह के लीड जो है पूरे बॉडी में जो है वो जो है लगाए जाते हैं। उसमें से हम देखें तो 3 इलेक्ट्रिकल लीड जो है 1 टू द ईच रिस्ट लगाए जाते हैं और एक लेफ्ट एंकल के आपको लगाए जाते हैं, और सेवरल जो लीड्स है वो आपके चेस्ट के ऊपर जो है चेस्ट रीजन में लगाए जाते हैं। और जैसे ये एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट होता है हार्ट में, ये उसको डिटेक्ट करता है और उसे ग्राफिकल फॉर्म में हमें दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 3-4 अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में जो है लगाया जाता है। तो सबसे पहला जो आता है, ठीक है, सबसे पहला जो डिफ्लेक्शन आता है वो आता है पी वेव। ठीक है, उसे PQRST के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखाया गया है। तो पी वेव जो आती है, मतलब पहला थोड़ा सा डिफ्लेक्शन जो आता है वो आता है ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया। ठीक है, मतलब ऐसे नोड जब
एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तब क्या होगा, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन, ठीक है, बोथ एट्रियम का ये पी वेव से है दिखाया जाता है। फिर देखा जाए तो QRX कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है, एक बड़ा सा डिफ्लेक्शन आता है उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जो दिखाता है कि अब ऐसे नोड जो है, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स एवी नोड में पहुंच चुकी है और एवी नोड से पूरे वेंट्रिकल्स में पहुंच चुकी है, और इसके थ्रू क्या हुआ, जो दोनों वेंट्रिकल्स है वो दे गोज इनटू द डीपोलराइजेशन स्टेट, यानी कि दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बताता है, द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स क्या बताएगा, ये दिखाएगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसमें से Q जो है थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर फिर बढ़ जाता है, तो ये क्या दिखाएगा, बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल दिखाता है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स को दिखाता है Q, ठीक है। और फिर थोड़े टाइम के बाद और एक थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आता है जो कि पी वेव से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन QRS कॉम्प्लेक्स से बहुत ही छोटा होता है, जिसे हम कहते हैं टी वेव, ठीक है। टी वेव क्या दिखाता है, टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम द एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट, यानी कि क्या, रीपोलराइजेशन, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स दिखाता है, ठीक है। और एंड ऑफ टी वेव जो दिखाता है वो दिखाता है एंड ऑफ सिस्टोल। तो ये जो है पूरे तरह से क्या है, ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर हम काउंट करें QRX कॉम्प्लेक्सेस कितने होते हैं इन अ गिवन टाइम, तो ये हमें हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट बीट का जो रेट है वो दिखा देता है, ठीक है। जो कि ECG जो है, ECG अगर नॉर्मल पेशेंट रहा तो वो इसी फॉर्म में आएगा, अगर इसके शेप में कोई तो गड़बड़ हो गई तो यानी कि पर्सनल इज सफरिंग फ्रॉम एनी कार्डियक डिसीज और एनी एबनॉर्मलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। तो डबल सर्कुलेशन जो है ह्यूमंस में मोस्टली डबल सर्कुलेशन जो है पाया जाता है, बर्ड्स में भी पाया जाता है, जैसे कि हमने पहले देखा, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ये पंप्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, टू द लंग्स, ठीक है। मतलब क्या, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो पंप करेगा इन पल्मोनरी आर्टरी, और वो पल्मोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करती है, लंग्स के तरफ जाती है, और लंग्स को क्या देती है, लंग्स को देती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और वहां से क्या ले जाती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड टुवर्ड द लेफ्ट एट्रियम, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब दूसरी बात करें तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन की, तो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है सिस्टेमिक एवर्टा में क्या करेगा, फोर्स करेगा, ठीक है, उसे भेज देगा, फिर सिस्टेमिक एवर्टा थ्रू द आर्टरीज थ्रू द कैपिलरीज उसे पूरे बॉडी में भेजेगी, और फिर पूरे बॉडी में से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट कौन करेंगे, वेन्स करेंगे, और ये वेन्स जो है सारे बॉडी में का डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पे लाएंगे, राइट एट्रियम में लाएंगे, और इसी को हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और एक यूनिक वेस्कुलर सिस्टम भी कनेक्शन जो है प्रेजेंट होता है बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लिवर, जिसे हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसमें क्या होता है, द हेपेटिक पोर्टल वेन जो है ये ब्लड जो है कैरी करती है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। और स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ द ब्लड जो है वो भी प्रेजेंट होती है इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट, ठीक है, जो कि हार्ट के मसल्स को जो है सप्लाई करने का काम करती है। तो अब जो है हम बात करेंगे, ये डबल सर्कुलेशन हमारा कंप्लीट हो गया, हम बात करेंगे अबाउट नाउ रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है। तो नॉर्मली जो है हमें मालूम है कार्डियक टिश्यू जो है इट इज ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है, ऑटो रेगुलेटेड होता है बाय स्पेशल नोडल टिश्यू, ठीक है। इसीलिए हम अपने हार्ट को क्या कहते हैं, मायोजेनिक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑटो रेगुलेटेड है, अपने आप जो है रेगुलेट होता है, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है इन द मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि कार्डियक फंक्शन जो है वो थोड़ा बहुत जो है मैनेज करने का काम करता है, ठीक है, बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्व्स होती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स करती है। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करते हैं, डिपेंड अपॉन कंडीशन ये हार्ट रेट इंक्रीज करने का काम करती है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाने का काम करती है, और उसी के थ्रू जो है कार्डियक आउटपुट जो है बढ़ाने का काम करती है। और अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक की, तो ये उसके अलग, उसके विरुद्ध दिशा में काम करता है। ये क्या करता है, डिक्रीज करता है हार्ट बीट रेट, और फिर क्या करता है, ये डिक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट, और स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन भी ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन जो है वो ऑल्सो हेल्प करते हैं टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहला डिसऑर्डर आता है हाई ब्लड प्रेशर, और उसी को हम कहते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन
को हम कब कहेंगे ब्लड को, जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से भी ज्यादा हो, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो इंडिविजुअल का होता है वो होता है 120 टू 80 mmHg। 120 होता है सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन का, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का ब्लड प्रेशर वो होता है, और डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक का प्रेशर होता है जिसे हम डायस्टोलिक कहते हैं, वो होता है 80 mmHg, ठीक है। तो ये हमेशा रेशियो में लिखा जाता है सिस्टोलिक टू डायस्टोलिक। तो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का जो प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर वो कितना होता है 120 टू 80 mmHg, ठीक है। अगर ये जो है ब्लड प्रेशर 140 टू 90 हो जाता है, मतलब सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 90 और इससे थोड़ा और हायर हो जाता है, तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और इसी के थ्रू जो है बहुत सारे हार्ट डिसीजेस होते हैं और हमारे बहुत सारे वाइटल ऑर्गन जो है सच लाइक ब्रेन और किडनी वो भी डैमेज हो जाते हैं। अगर ये ब्लड प्रेशर 180 टू 220 पहुंच गया, ठीक है, 222 यहाँ पे 120 हो गया, तो वो हार्म पहुंचाता है किसको, हमारे जो कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं इन आईज एंड किडनी, उसको जो है डैमेज पहुंचाने का काम करता है। अब बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज के बारे में। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज इज ऑफन रेफर्ड एज टू द अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, उसे हम अथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो वेसल जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसमें जो है कैल्शियम, फैट, कोलेस्टेरॉल या फाइब्रस टिश्यू जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, जो कि आर्टरीज के लूमेन को जो है नैरो कर देते हैं और इसीलिए सफिशिएंट सप्लाई जो है हार्ट को नहीं हो पाता, और इसी को हम कहते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। फिर आते हैं अंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। अंजाइना पेक्टोरिस मतलब क्या होता है, अक्यूट चेस्ट पेन होता है, बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होता है व्हेन नॉट इनफ क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है हार्ट मसल्स को हमारे रीच नहीं करती, ठीक है, ड्यू टू विगरस एक्टिविटीज, ड्यू टू विगरस एक्सरसाइज या और दूसरे कई रीजन हो सकते हैं, ड्यू टू एज, ठीक है। ये हमें किसी भी जेंडर में दिखाई देता है, मेन में भी दिखाई देता है, वुमन में भी दिखाई देता है, किसी भी एज में दिखाई देता है, ठीक है। ये कॉमन है अराउंड मिडिल एज एंड एल्डरली एज में, ठीक है। और इससे क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू द कंडीशंस दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट। अब बात करते हैं हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर मतलब क्या, स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। मतलब क्या, इफेक्टिवली हार्ट जो है ब्लड जो है सप्लाई नहीं कर पाता है टू द आवर बॉडी, ठीक है, तब उसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर, या उसे हम और भी नाम दे सकते हैं, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, कंजेशन ऑफ लंग्स भी होता है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज, दैट इज हार्ट फेलियर का मेन सिम्टम्स क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कंजेशन ऑफ लंग्स, ठीक है। देन हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक जो है वो अलग होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हार्ट जो है इट स्टॉप बीटिंग, हार्ट जो है बीट करना स्टॉप कर देता है, रुक जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। और हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक व्हेन हार्ट मसल जो है डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, तो उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। सो होप यू लाइक दिस फर्स्ट सेशन ऑफ पॉडकास्ट। यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। ऐसे ही पॉडकास्ट सीरीज जो है मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आपको सिर्फ हेडफोन कान में डालने हैं और पूरा जो है पॉडकास्ट सुनना है। बाकी हमारे चैनल के बारे में जो है नीचे इन्फॉर्मेशन दी है, बाकी सीरीज के बारे में जो है नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसकी लिंक हमने नीचे दी हुई है, वो भी आप जरूर देखो। और हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करो फॉर रिसेंट अपडेट्स। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।